तो हम पढ़ रहे थे स्टोरी ऑफ इंग्लिश, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में हमारा था ओल्ड इंग्लिश। उसका आज ये आखिरी वीडियो है। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, ओल्ड इंग्लिश साहित्य। अब इसमें हम देखेंगे कि ओल्ड इंग्लिश का लिटरेचर कैसा था, आखिर क्या था उसका लिटरेचर। द लिटरेचर of the Anglo-Saxons is of two types। जो एंग्लो-सैक्सन्स थे उनका जो लिटरेचर था, साहित्य था, वो दो प्रकार का था। एंग्लो-सैक्सन पहले बता दिए हैं, जर्मनिक पीपल हुआ करते थे जो कि 449 ईस्वी में ब्रिटेन के ऊपर अटैक किया, तो वही है हमारा एंग्लो-सैक्सन। एंग्लो-सैक्सन्स के जो लिटरेचर थे वे दो प्रकार के थे। The first is that which was undoubtedly brought by the Germanic tribes when they invaded England and each preserved in the oral tradition। पहला जो उसका साहित्य है, पहला जो उसका लिटरेचर है, वो ओरल फॉर्म में है। By the Germanic tribes, first that which was undoubtedly brought by the Germanic tribes when they invaded England and it preserved in the oral tradition। मौखिक परंपरा के रूप में है, मौखिक रूप से है। जब वे लोग एंग्लो-सैक्सन जो थे वो ब्रिटेन के ऊपर अटैक किए थे, तो अपने साथ कुछ इस प्रकार के किस्सा कहानी कविताएं लाए थे, लेकिन वो मौखिक, कहीं लिखित नहीं है, वो तो मौखिक रूप में है। पहला वो अपने साथ जो आया, जो अपना लिटरेचर लेकर आया। द सेकेंड इज मैनिफेस्ट इन द सॉन्ग्स, पोएम्स एंड रिलीजियस राइटिंग्स। दूसरा जो है वो गीत है, कविताएं हैं, कुछ धार्मिक साहित्य है, लेखन है। फाउंड इन मैनस्क्रिप्ट प्रोड्यूस्ड व्हेन लिटरेसी केम टू इंग्लैंड। और जब इंग्लैंड में साक्षरता आया, जब लोग लिखना पढ़ना शुरू किए, इसके पहले तो लोग आए थे तो लोग लिखना पढ़ना को जानते नहीं थे, लेकिन जब साक्षरता वहां से आया, ईसाई मिशनरी वहां पर आई है, जब साक्षरता का विकास हुआ, तो उसके जो कुछ गीत हैं, कुछ कविताएं हैं, कुछ धार्मिक लेखन है, वे सब हस्तलिखित, मैनस्क्रिप्ट कहते हैं पांडुलिपि, जिसे कि हम हाथ से लिखते हैं, तो वे लोग मैनस्क्रिप्ट के रूप में उसको लिखा। लिटरेट केम टू इंग्लैंड ओनली ए फ्रेगमेंट ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री हैड सर्वाइव्ड। लेकिन जो रचना किया, मैनस्क्रिप्ट जो बनाया, उसके पास जो पांडुलिपि है, उस खंडित रूप में आज हमारे पास है, उसके कुछ टुकड़े ही आज सर्वाइव है, आज वहां पर अस्तित्व में है। एंड द मैनस्क्रिप्ट्स आर द फॉलोइंग। और वो कौन कौन से हैं पांडुलिपि या हस्तलिखित रचनाएं? एक है विवोल्फ एमएस मैनस्क्रिप्ट है, दूसरा है जूनियस, तीसरा है एकेटर बुक, चौथा है वर्सेली बुक। एक चार वहां अभी हैं जो कि सर्वाइव्ड हैं, लेकिन सब क्या है? खंडित हैं। ये सब मैनस्क्रिप्ट है, हस्तलिखित है। द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द ईरा ऑफ किंग अल्फ्रेड। अंग्रेजी का सुनहरा काल कब आया? जब इंग्लैंड का राजा अल्फ्रेड बना। इंग्लैंड का राजा जब अल्फ्रेड बना, तो यह अंग्रेजी के लिए स्वर्ण काल था। ही वाज ए स्कॉलर। जो अल्फ्रेड था वह स्वयं एक विद्वान था, एक स्कॉलर था, सैनिक था, लॉ गिवर था, कानूनविद था, न्याय संगत था और शासक था। When he became king, जब वह राजा बना इंग्लैंड का, there were not enough scholars to read the Latin,
सर्विस बुक, तो जो वहां की सेवा पुस्तिकाएं थी, सर्विस बुक्स जो वहां पर था, वो सब क्या था, वे सब लैटिन भाषा में लिखे गए थे, तो उसे पढ़ने के लिए वहां पर पर्याप्त स्कॉलर्स नहीं थे। एंड द अर्ली क्रिश्चियन लिटरेचर, और जो पहले के जो क्रिश्चियन लिटरेचर था, जो ईसाई साहित्य थे, वे भी लैटिन में लिखे हुए थे, तो उसे भी पढ़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में वहां स्कॉलर नहीं थे। किंग अल्फ्रेड ब्राउट इन टीचर्स एंड स्कॉलर्स फ्रॉम अब्रॉड, किंग अल्फ्रेड जो था वो विदेशों से टीचर्स और स्कॉलर्स को आमंत्रित किया। And he himself set out to translate many of the works in Latin into West Saxons, और वह स्वयं लैटिन भाषा के अनेक रचनाओं को, वर्क हो गया रचनाएं, अनेक रचनाओं को वेस्ट सेक्सन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया, अपने स्वयं उसको में योगदान दिया, स्वयं भी उसको में भाग लिया। यहाँ तक कि बीट्स की लिखी हुई जो हिस्ट्री की किताब थी, वो किताब भी लैटिन में थी, जिसे कि उसने वेस्ट सेक्सन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया। द मोस्ट नोटेबल वर्क इंस्पायर्ड बाय अल्फ्रेड की प्रेरणा से जो सबसे महत्वपूर्ण रचना हुई वो है द एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल। एक रचना हुई, ये एक बुक है, एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल, यह एक बुक है, इसकी रचना हुई। दिस इज द फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश प्रोज, यह अंग्रेजी प्रोज की फर्स्ट रचना थी, फर्स्ट पुस्तक थी। एंड द फर्स्ट कंटिन्यूअस हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन नेशन इन इट्स ओन लैंग्वेज, यूरोपियन देश के उसके अपनी भाषा में एक फर्स्ट कंटिन्यूअस हिस्ट्री था। इसके पहले अंग्रेजी भाषा में प्रोज की कोई भी पुस्तक उपलब्ध नहीं थी, फर्स्ट पुस्तक ये बनी एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल। The year 1066 marks the end of Old English। 1066 में ओल्ड इंग्लिश समाप्त हो जाती है, ओल्ड इंग्लिश का काल है वो समाप्त हो जाता है। आगे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि 1066 में ओल्ड इंग्लिश का काल समाप्त हो जाता है और मिडिल इंग्लिश आरंभ हो जाता है, नहीं, दोनों के बीच में लगभग 100 वर्ष का अंतर है। The Normans conquest made England into little more than colony of France। उसी समय नॉर्मन विजय हुआ। नॉर्मन विजय के कारण क्या हुआ, इंग्लैंड जो था वो फ्रांस का कॉलोनी मात्र बनकर रह गया, उपनिवेश बनकर रह गया। फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द किंग्स कोर्ट, अब राज दरबार की भाषा फ्रेंच हो गई, इसलिए कि जो नॉर्मन्स थे वो फ्रांस से बिलोंग करते थे, तो वे लोग क्या किए कि कोर्ट की भाषा, न्यायालय की भाषा, शासन की भाषा, प्रशासन की भाषा और एजुकेशन की भाषा, वो सब क्या बना दिए, फ्रेंच। फ्रेंच में ये सब काम होने लगा। दी डेवलपमेंट एंड patronizing a language as English, the language of everyday speech among the upper class in England was French। अब जो इंग्लैंड के उच्च वर्ग के लोग थे, वे लोग फ्रेंच बोलना शुरू कर दिए, उनकी भाषा फ्रेंच बन गई। The Normans had no interest in developing and patronizing a language as English। इंग्लिश जैसे भाषा को संरक्षण देना, पैट्रोनाइज कहते हैं संरक्षण देना, डेवलप विकास करना। तो नॉर्मन लोगों को या नॉर्मन वालों को अंग्रेजी जैसी भाषा को न तो विकास करने में रुचि थी
और न ही उसको वे संरक्षण देते थे। इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट पैट्रोनेज, पर्याप्त संरक्षण के अभाव में, चूंकि राजा से इसको संरक्षण नहीं मिला अंग्रेजी को, तो राजा के संरक्षण के अभाव में इंग्लिश लिटरेचर राइटिंग ऑलमोस्ट केम टू अ स्टैंड हॉल्ट। लगता है कि अंग्रेजी साहित्य की रचना लगभग बंद हो गई, चूंकि राजा का संरक्षण इसे प्राप्त नहीं था। However, तो भी इट continued to be the language of the masses। फिर भी अंग्रेजी इंग्लैंड की जनमानस की भाषा बनी रही। मासेस कहते हैं जब वहां के जो रहने वाले निवासी हैं, या जो पीपल आप कह सकते हैं, जनता कह सकते हैं, तो वहां के जन भाषा बनी हुई रह गई। वहां के लोग, इंग्लैंड के लोग थे, वो अंग्रेजी को बोलते रह गए। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू क्लोज इंटरेक्शन एंड इंटरमैरिज, अब काफी समय बीतने के बाद, ओवर ए पीरियड जब हो गया, तो लोग क्या हो गया, आपस में बातचीत करना शुरू किए, अंतर मैरिज शुरू हो गया, एक दूसरे से लोग विवाह करने लगे, जैसे नॉर्मन थे और जो यहाँ के एंग्लो सेक्सन थे, तो अंतर जातीय विवाह हुआ। इसका नतीजा क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इंग्लिश बिगेन रिप्लेसिंग फ्रेंच। अब जब लोग इंटर कास्ट वहां शादी करना शुरू किए, इंटर मैरिज वहां पर शुरू हो गया, तब क्या हो गया कि अंग्रेजी फिर फ्रेंच को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। फर्स्ट इन दी होम, सबसे पहले तो अंग्रेजी घर में प्रवेश की, फ्रेंच वहां से हटा, एंड लेटर इन दी स्कूल्स, और बाद में स्कूल में अंग्रेजी प्रवेश की। द चिल्ड्रन ऑफ द नोबिलिटी स्पोक इंग्लिश एज देयर मदर टंग। अब जो कुलीन वर्ग के लोग थे, नोबिलिटी, कुलीन वर्ग के जो बच्चे हुआ करते थे, उनके बच्चे मातृभाषा के रूप में अंग्रेजी बोलते थे, एंड हैड टू बी टॉट फ्रेंच इन स्कूल, लेकिन स्कूल में उन लोगों को फ्रेंच पढ़ना पड़ता था। दस इस प्रकार द इंग्लिश लैंग्वेज सर्वाइव्ड द ऑनस्लॉट कहते हैं अटैक ऑफ द फ्रेंच रूलर्स। फ्रांस के शासकों के अटैक के बावजूद भी अंग्रेजी भाषा सर्वाइव कर गया, अंग्रेजी भाषा जीवित रह गई वहां पर, वहां अस्तित्व में अंग्रेजी भाषा रह गई। मोरोवर, इसके अतिरिक्त इंग्लैंड वाज रिस्टोर्ड टू इंग्लिश किंग्स विदिन 150 इयर्स ऑफ द नॉर्मन कंक्विस्ट। नॉर्मन विजय के 150 वर्ष के अंदर ही इंग्लैंड पुनः अंग्रेजी राजाओं के अधीन चला गया। कहने का मतलब कि फिर इंग्लैंड के शासक जो थे इंग्लैंड के लोग ही बन गए। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस किया है। पूरा वीडियो को देखिए, ओल्ड इंग्लिश का पूरा चैप्टर आपका इन सभी वीडियो में हमने हिंदी में डिस्कस कर दिया है। थैंक यू।